नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। और घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने प्राचीन भारत का जो घटना चक्र कर रहे थे उसमें 115 प्रश्न हमने किया था। और आज हम क्या करेंगे, 116 से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये घटना चक्र का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं शुरू से अंत तक वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 116 प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो ये जो व्यवसाय था वो हो जाएगा मगध। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। मौर्य समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका भी त्याग कर सकता था। निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण विवाह वंचित है? तो पूर्ण विवाह वंचित है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो स्त्री होती है अगर वो विधवा होती है तो उसे पूर्ण विवाह से वंचित किया जाएगा। लेकिन अगर पुरुष की अगर पत्नी मर जाती है तो वो पूर्ण विवाह कर सकता है, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो वो था ब्राह्मण क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे और उसका सही क्रम बताना है कि पहले कौन यात्री आए थे। तो यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन में है फाहियान, इसिंग, मेगास्थनीज और हैंसोंग। तो बात करें यहाँ मेगास्थनीज की तो मेगास्थनीज पहले आया हुआ था जो कि यूनानी यात्री था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो पहले जो इसका क्रम होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद फाहियान आया था तो 1 हो जाएगा। और फिर बात करें तो हैंसोंग आया था जो कि हर्षवर्धन के जो शासनकाल था उस वक्त आया था तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इसिंग आया था। तो सही क्रम ये है 3 1 4 2 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दिया हुआ है इधर और सूची 2 दिया हुआ है इधर। यहाँ बताना है जैसे कि ये चंद्रगुप्त है तो चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था ये बताना है। बिंदुसार को भी और किस नाम से जाना जाता, अशोक और चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है, सेंट्रोकोटस। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार को अमित घात कहा जाता है, यानी कि दुश्मनों का नाश करने वाला। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को तो जानते हैं, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये सही मिलान है। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो अंतिम मौर्य शासक जो बृहदत्त था उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये कथन जो है सही है।
दूसरा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। तो ये भी कथन सही है। अगला है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। तो ये भी कथन सही है। तो तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मौर्य काल में प्रणयम था। तो प्रणयम जो था मौर्य काल में वो एक तरह का आपातकालीन कर था, आपातकालीन टैक्स था प्रणयम। प्रश्न है ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। यहाँ देखिए ईस्वी सन पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो यहाँ पे 2 और 3 ये सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या देखें तो ईस्वी सन के पूर्व की बात हो रहा है। तो कुछ शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इसे नहर निकाली थी। यानी झील सुदर्शन झील का खुदाई जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और इसमें नहर निकालने का काम अशोक ने किया। शक क्षत्रप रुद्रदामन जो थे उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का क्या किया था, वर्णन किया। और जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। ये भी ध्यान में रखेंगे कि रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई। चूँकि रुद्रदामन यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर क्या होगा, ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम है। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का भी नाम क्या है, गिरनार क्षेत्र के जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है क्योंकि उन्होंने मरम्मत करवाया था, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद यानी 150 ईस्वी है। और इसके अतिरिक्त देखें तो स्कंदगुप्त के समय भी इस झील का क्या हुआ था, पुनरुद्धार करवाया गया था। तो 4 नाम ये यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था। तो यहाँ पे प्रथम शासक पूछा जा रहा है, तो प्रथम शासक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो अभी हम लोगों ने जो व्याख्या देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के कार्य का उल्लेख किया गया है। तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। तो अशोक का भी अभिलेख पाया गया है, वो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को क्या कहते हैं, गिरनार अभिलेख, गिरनार भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है। प्रश्न है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है गुफाओं के विषय में। तो यहाँ है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। तो बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं, जो कि ये बराबर की गुफाएं जो है जहानाबाद में पड़ती है। तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, तो ये सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। तो 3 गुफाओं पर क्या है, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवक को समर्पित होने का उल्लेख मिलता है। तो ये भी सही है, आजीवक को वहाँ मतलब कि उल्लेख मिलता है। अगला है जो डी है ऑप्शन है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो यहाँ हम बात करें 6ठी शताब्दी की, तो 6ठी शताब्दी ये अभिलेख 6ठी शताब्दी की नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो है ये अभिलेख हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी ये गलत कथन है बराबर की गुफाओं के बारे में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मौर्य कालीन मूर्तियाँ
देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियाँ मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति स्थान से प्राप्त हुई है। तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? परखम स्थान से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमलित है पूछा जा रहा है, सुमलित है। तो लोथल यहाँ है, तो एशियंट डाकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और राजगीर लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब इसमें देखें तो सही जो सुमलित है लोथल एशियन डाकयार्ड है, सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धि, ये भी सही है। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। राजगीर की बात करें तो लॉयल कैपिटल ऑफ अशोक, ये जो है राजगीर में नहीं है बल्कि ये सारनाथ में है। तो इसे देखें तो सही हो जाएगा इसका 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए स्टेटू सेकेंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आगा थोकलिस जो है वहाँ पे वासुदेव और संकर्ष के सिक्के क्या है, दोनों अंकित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन कि कौन किसके समकालीन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ, तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तो समकालीन थे। मिलिंद की बात करें तो मिलिंद क्या हुआ था, बाद में आया था। यहाँ थोड़ा देखते हैं तो बिंबिसार 594 से 492 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, यानी मगध का, और वो हर्यक कुल से संबंधित था। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था और महात्मा बुद्ध का भी समकालीन था। और गौतम बुद्ध 563 से 483 ईस्वी पूर्व तक रहे थे और बौद्ध धर्म का प्रवर्तक। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, देखिए यहाँ मिनांडर जो है इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक के राजा थे। उत्तर भारत के इंडो ग्रीक के राजा थे और इसका समय काल जो देखेंगे 155 से 165 से 130 ईस्वी पूर्व था, 130 ईस्वी पूर्व था। तो इस प्रकार देखें तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजीत तीनों क्या थे, समकालीन थे और मिलिंद क्या था, समकालीन नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का सबसे प्राचीन नमूना देखें तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है, जो कि संस्कृत में थी और ये प्राचीन अभिलेख भी है। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की अभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित किया गया है? तो वो हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख में। और यहाँ देखते हैं तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उस पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हैं। यह विशुद्ध संस्कृति भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। प्रश्न है, बीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी मरम्मत करवाया था? बीना बेगार यानी कि बिना पैसा लिए हुए, तो वो थे रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और खुदवाई करवाने का काम तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसमें नहर निकालने का काम अशोक ने किया था। बाद में फिर आगे चल के देखते हैं तो रुद्रदामन प्रथम के बाद आते हैं स्कंदगुप्त, तो वो भी सुदर्शन झील की क्या करते हैं, फिर से मरम्मत करवाते हैं। कादम्ब क्षत्रपों
ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित हैं? तो वो हो जाएगा ताम्र यानी कि तांबा। कादरम वंशीय जो थे शासकों की मुद्राओं में दो बड़े वर्गों में विभाजित किया था। प्रथम वर्ग में अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता था जो सहतावंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा गया जाता था। कादमक शासक चस्टन ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई। रजत यानी कि चांदी। प्रश्न इसका सही उत्तर ताम्र होगा क्योंकि कादमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाई थी, तो ये दुर्लभ। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलाना है कि कौन किस वंश से संबंधित है। तो इधर नाम दिया हुआ है और इधर वंश दिया हुआ है, तो बताना है। तो यहाँ देखेंगे तो ड्रेमेटियस जो थे वो हिंद यूनानी थे, ठीक है। उसके बाद बात करें बी ऑप्शन रुद्रदामन, तो रुद्रदामन जो थे वो शक से संबंधित थे। सी गोंडोफिनिस जो थे वो गोंडोफिनिस पल्लव से संबंधित थे, पल्लव शासक से, पल्लव वंशीय से। और भीम जो थे वो थे कुषाण जो थे वो क्या थे, भीम कुषाण से संबंधित थे। तो यहाँ देखेंगे तो ए का देखेंगे तो हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का 4। तो यहाँ पे हम देखें ए का 3 और बी का 4, तो 3 और 4 अगर देखते हैं तो कहाँ पे हमें मिलेगा, तो ऑप्शन सी में मिलेगा 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो हो जाएंगे कुषाणों ने क्या किए थे, नियमित एक सोने के सिक्के वो लोगों ने चलाया था। बुध का किसके सिक्कों पर आकलन मिला है, यानी सिक्कों पे जो है बुध के चित्र को अंकित किया गया, तो वो हो जाएगा कनिष्क। कुषाण शासक जो थे कनिष्क के सिक्कों पर बुध का आकलन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम सोने के सिक्के तो जगह भीम कटफिसेस जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का उन्होंने चलवाया था। कुषाण शासक भीम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ऑप्शन क्या है, बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से किया था? भारत में स्वर्ण सिक्का यानी सोने का, तो अभी हम लोगों ने देखा आंसर क्या होगा, भीम कटफिसेस। और देखते हैं तो कुषाण वंशीय भीम कटफिसेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। नियमित उपयोग यानी कि रोज के लिए। जबकि कुजुल कटफिसेस की बात करें तो उन्होंने तांबा के सिक्का को प्रचलित करवाया था, ठीक है, कुजुल कटफिसेस। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ दोनों है, भीम कटफिसेस भी है और कुजुल कटफिसेस भी है। तो कुजुल कटफिसेस तांबे से संबंधित है और भीम कटफिसेस सोने से। योध्या सिक्कों पर किस देवता का आकलन मिलता है? तो वो हो जाएगा कार्तिकेय। कार्तिकेय की देवताओं का आकलन मिलता है कौन से सिक्कों पे? योधन सिक्के। योधन का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। देखिए इनका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो अष्टाध्यायी, बृहत संहिता और इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो हो जाएगा 81वीं सन, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81वीं सन है। यहाँ तिथि पूछा गया। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर क्या गया था, राज्य के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में क्या किया था, सारनाथ के स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। देखिए प्रश्न को फिर से वही प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन हुआ था? तो अभी हमने जो व्याख्या देखा तो उसमें दिया था क्या था, 78 AD जो था
वो हो जाएगा, क्या हुआ था, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। तो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए, और द्वितीय सम्मेलन में आम सहमत कोई इतना पक्ष ही बनी और इस समय शक सहमत पर प्रारंभिक माना गया है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। तो घटना चक्र का सीरीज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।